बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज डेट है 5 मई 2020। वो क्लास 9th, सब्जेक्ट है साइंस और आज का टॉपिक है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। हमने ओनियन सेल देख ली थी। ओनियन सेल कुछ ऐसी होती हैं। तो इसके बाद हमने चीक सेल्स देख ली थी। चीक सेल्स को हमने क्या किया, हमने इस पे आयोडीन डाला। हमने देख लिया कि कुछ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है बीच में और ये सेप्रिकल है, ये सेप्रिकल इन शेप। और ये सेंट्रल पोजीशन पे भी होती है। मैक्सिमम एनिमल्स में, मैक्सिमम सेल्स में ये सेंटर की पोजीशन में हो। देयर आर एक्सेप्शनल सम प्लांट सेल्स वहाँ पे कि ये जो न्यूक्लियस है तो वो साइड पे होती है, लेकिन मैक्सिमम तौर पे अगर हम देख लेंगे तो ये न्यूक्लियस सेंटर में होता है, सेप्रिकल बॉडी होती है। जब हमने इस पर आयोडीन डाला था तो ये आयोडीन को, इस डाई को एब्जॉर्ब करता है, तभी जाके हम इसको माइक्रोस्कोप के अंडर देख सकते हैं। अगर हम इसी ओनियन सेल को लेते हैं और बिना आयोडीन डाले हम इसको देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हम इस न्यूक्लियस या जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स होती है सेल के अंदर वो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो जितनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जो सेल्स ऑर्गेनेल जितनी कॉम्प्लेक्स है, जितनी मोटी है, जितने कॉम्प्लेक्स है, वो इतना डाई अब्जॉर्ब करता है और वो डिफरेंट ऑर्गेनेल से अलग होता है। ये सेंट्रल जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है, सेप्रिकल स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस जो है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रक्चर है। और ये ज़्यादा डाई ऑब्जर्व करने के बाद हम खुद ये कह सकते हैं, जब हम इस सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देख लेंगे तो हमें पता चलेगा कि न्यूक्लियस कहाँ है, गोल्गी अपैरेटस कहाँ है, गोल्गी बॉडीज़ कहाँ है, इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, और जो साइटोप्लाज्म है वो भी ऑब्जर्व करता है डाई को बहुत कम तादाद में, यानी कि बहुत कम डाई ऑब्जर्व करता है साइटोप्लाज्म। इसके बरक्स जो बाकी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो कॉम्प्लेक्स थोड़ी स्ट्रक्चर्स हैं, तो हम इजीली इनको देख सकते हैं। आयोडीन के अलावा हम कौन से डाई इस्तेमाल करते हैं? सेफ्रानीन। सेफ्रानीन एक और डाई है। इसके अलावा मिथाइलिन ब्लू। ये सभी जो हैं ये डाइज हैं। तो जब हम ये इस स्लाइस पे डालते हैं, किसी जो स्लाइस हम जो सेल हम तैयार करते हैं, जो स्लाइड हम तैयार करते हैं, परमानेंट स्लाइड हो या टेम्परेरी स्लाइड हो, जब वो हम तैयार करते हैं तो हम सेफ्रानिन या मिथाइलिन ब्लू या आयोडीन भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट ऑर्गेनेल जो सेल के अंदर हैं वो इन डाइज को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर हम इजीली वहाँ पे कंट्रास्ट पैदा होता है। एक सेल और सेल ऑर्गेनेल दूसरे सेल ऑर्गेनेल से डिफ्रेंशिएट होती है। हम इजीली रिकग्नाइज करते हैं कि कौन सी सेल ऑर्गेनेल
कौन सी है, यानी कि ये कौन सी सेल ऑर्गेनेली है सेल के अंदर। हमने इसके बाद हमने चीक सेल्स भी पढ़ा था। यही एक्सपेरिमेंट फिर से हमें यहाँ करना है। हमें क्या करना है, जो आइसक्रीम स्टिक होती है, आइसक्रीम स्टिक जो होती है, इसको हमने लाना है और जो हमारा चीक है अंदर की तरफ से हमें थोड़ा रब करना है। अंदर की तरफ चीक जो है हमारे अंदर की तरफ से थोड़ा रब करना है। उस पर जो कुछ भी आएगा, हमने ऑलरेडी पहले ही स्लाइड लेना है। इस पे हमने पानी का एक कतरा डालना है। ये पानी का कतरा पहले क्यों डालते हैं, ताकि जो भी सेल हम इस पे डालेंगे वो फोल्ड ना हो जाए। जब हमने आइसिटिक से रब ये चीक को रब किया, तो हम फिर निडल आएंगे और निडल से हम जो कुछ भी उठा लेंगे चीक सेल पे, इस आइसिटिक पे जो कुछ भी आएगा उसको सीटे से उठाकर इस स्लाइड पर लाना है, इस वाटर ड्रॉप में डालना है। इसके बाद हमने मिथाइलिन ब्लू या सेफ्रानिन यूज़ करना है। मिथाइलिन ब्लू या सेफ्रानिन सेफ्रानिन यूज़ करने हैं। ये दोनों डाई हैं, आयोडीन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसमें डालना है। उसके बाद क्या करना है, हमने ये इस स्लाइड के ऊपर कवर स्लिप लगानी है। लेकिन जिस वक्त हम कवर स्लिप लगाएं इसके ऊपर, तो एक चीज़ का ख्याल रखना है कि एयर अंदर नहीं रहना चाहिए। अगर एयर रहता है तो उस दौरान हमें कंट्रास्टिंग स्ट्रक्चर्स कंट्रास्ट वहाँ पे पैदा होगा, तो हम ये स्ट्रक्चर इजीली नहीं देख पाएंगे। तो एयर निकाल के हमने इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है, तो हमें जो स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगी। ये चीक सेल्स हैं, तो बीच में हमें न्यूक्लियस जो ये स्ट्रक्चर है नज़र आएगी। दिस इज़ द न्यूक्लियस। साइड्स में क्या है, साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म में डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद होंगे। दिस इज़ द न्यूक्लियस, और इसी न्यूक्लियस को हमने आज पढ़ना है। जो ये जो न्यूक्लियस है, ये सिफ्रिकल स्ट्रक्चर होती है, और बाहर से इसका एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये पोर्स होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये पोर्स होता है, दैट मीन्स इट हैज हैविंग पोर्स। इट इज़ हैविंग पोर्स, यानी कि छोटे छोटे इसमें सुराख होते हैं, जिन सुराखों से मुख्तलिफ चीज़ें न्यूक्लियस में चली जाती हैं, या मुख्तलिफ चीज़ें इस न्यूक्लियस से बाहर आती हैं और साइटोप्लाज्म में चली जाती हैं। साइटोप्लाज्म से होकर न्यूक्लियस में चली जाती हैं, या और न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में चली जाती हैं। अब ये जो पोर्स हैं, कुछ ऐसी होती हैं, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं दिखा रहा हूँ।
ये देखो ये छोटे छोटे पोर्स हैं, इनको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। और इस मेम्ब्रेन के अंदर एक मटेरियल होता है, दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। न्यूक्लियर पोर के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं क्रोमेटिन। यानी कि जब हम सेल देखते हैं, मीन इट इज़ नॉट इन इट इज़ डिवाइडिंग कंडीशन, जब ये डिवाइड नहीं हो रहा हो, जब इसमें डिवीजन नहीं हो रहा हो, तो उस वक्त जो मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर होगा उसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। और एक क्रोमेटिन इसमें मौजूद होता है न्यूक्लिक एसिड्स। हमारे पास दो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, एक तो हो गया डीएनए और दूसरा हो गया आरएनए, एंड डीएनए। क्रोमेटिन जो होता है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये क्रोमेटिन जो है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये हम ये देख पाते हैं व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग, इट इज नॉट डिवाइडिंग, जब ये डिवाइड नहीं हो रहा हो, जब ये डिवाइड नहीं हो रहा हो तो उस वक्त यहाँ पे क्रोमेटिन नज़र, हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हो देख लेते हैं, और दिस दैट इज कॉल्ड क्रोमेटिन। और इस क्रोमेटिन में दो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, वन इज कॉल्ड आरएनए और दूसरा होता है डीएनए। अगर हम डीएनए की स्ट्रक्चर देख लेंगे, तो इसमें फिर ये डीएनए की स्ट्रक्चर है, इसमें फिर बेस पेयर्स होते हैं, गवानीन, पहले साइटोसिन, गवानीन, एडेनिन और थाइमीन। साइटोसिन जो है ये गवानीन के साथ पेयर करता है, गवानीन साइटोसिन के साथ, और एडेनिन थाइमीन के साथ, और थाइमीन एडेनिन के साथ बेस पेयर करता है। इसमें बेस पेयर्स इसी तरह होते हैं और ये बहुत लंबी होती है, जबकि आरएनए में ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होती है, डीएनए डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होती है, जबकि आरएनए जो है ये सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होती है। इसमें भी 4 बेस पेयर्स होते हैं, इसमें गवानीन, साइटोसिन, एडेनिन और यूरेसिल होता है। इसमें थाइमीन नहीं होता है, आरएनए में थाइमीन नहीं होता है, बल्कि यूरेसिल होता है इंस्टेड ऑफ थाइमीन, इंस्टेड ऑफ थाइमीन। गवानीन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमीन इसमें नहीं होता है, इसमें यूरेसिल होता है। इसमें साइटोसिन, गवानीन, एडेनिन और थाइमीन ये बेस पेयर्स का होता है। दिस इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, जबकि डीएनए जो है इट इज़ ए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। एंड दीज टू, ये दोनों आरएनए और डीएनए ये क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर होता है, यानी कि क्रोमेटिन न्यूक्लियस के अंदर होता है when the cell is not dividing।
जब सेल डिवाइड करती है तो उस वक़्त जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। सॉरी, जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। Chromosomes are also thread-like structures, but in chromatin these are interwoven। ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं जिस तरह मैंने यहाँ पे दिखाया है। लेकिन जब ये डिवाइडिंग कंडीशन में आता है, जब ये न्यूक्लियस डिवाइडिंग कंडीशन में आता है तो क्या होता है, ये क्रोमोसोम्स बनाता है और ये क्रोमोसोम्स जो हैं ये लॉन्ग स्ट्रक्चर्स होते हैं। इस तरह कुछ स्ट्रक्चर्स हमें नज़र आते हैं। These are the chromosomes which are found inside this chromatin, inside this nucleus at the time of mitosis or meiosis. जब ये सेल डिवाइड होने लगती है तो इसकी स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स जैसी आती है। क्रोमोसोम्स यहाँ पे बनते हैं तो क्रोमोसोम्स ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं और ये डिवाइड करती रहती है। यही क्रोमोसोम्स फिर बाद में डिवाइड करती हैं, यानी कि यही से यहाँ से क्या हो जाता है कि सेल जो है अंडरगोज मियोसिस एंड माइटोसिस, अंडरगोज मियोसिस एंड माइटोसिस। अब जो क्रोमोसोम है ये कहाँ पे होता है, कैसा होता है, ये हम थोड़ा सा हम पढ़ेंगे इसमें। क्रोमोसोम के अंदर जीन होता है, जीन के अंदर डीएनए होता है, यानी कि दोनों चीज़ें होती हैं, जीन भी होता है और ये डीएनए भी होता है। अब इसको समझने के लिए हम ये कहेंगे कि किस तरह, जिस तरह हमारी तस्बीह होती है, बीट लाइक स्ट्रक्चर जो थ्रेड पर होती है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है क्रोमोसोम की, बीट लाइक स्ट्रक्चर। दरअसल क्या होता है, डीएनए होता है, डीएनए जीन के अंदर होता है और ये जीन जो है इट इज़ बॉन्ड ओवर दिस थ्रेड। इसमें इस थ्रेड के ऊपर जो जो हम ये गोल स्ट्रक्चर्स देखते हैं, बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स देखते हैं, ये क्रोमोसोम होता है। इसमें प्रोटीन्स होते हैं, उन प्रोटीन्स को हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स, जिनसे ये बना हुआ होता है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। डीएनए डीएनए एक गोल स्ट्रक्चर होता है, अभी मैंने दिखा दिया कि वो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है और ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर जो है ये तकरीबन 6 फीट लंबा होता है। इसको फिर बेस पेयरिंग के थ्रू फोल्ड किया जाता है और ये जो डीएनए है ये जीन के अंदर रहता है। जीन जो है ये क्रोमोसोम के ऊपर रहता है, क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और बीड बीड जैसी स्ट्रक्चर्स इस पे बन जाती हैं। जैसे हमारी तस्बीह होती है तो इस पर जो तस्बीह है तो आप समझ लो कि जैसे कि तस्बीह हुआ, ये एक स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम के ऊपर जीन है, जीन के डीएनए के ऊपर जीन है, जीन खुद जो है इट इज़ ऑन दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिस इज क्रोमोसोम और ये वॉन्ग कंटिन्यूसली रहता है। और जो इसमें प्रोटीन होता है डेट इज़ द हिस्टोन प्रोटीन्स, ये बॉन्ड रहता है एक दूसरे के साथ और इस तरह से ये क्रोमोसोम बनाता है। एट द टाइम ऑफ डिवीजन, meiosis and mitosis, this chromosome forms this structure
और ये फिर यहाँ पे डिवाइड होता है, और सेल कंटेंट्स जो सेल के अंदर कंटेंट्स होते हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड होते हैं, और एक सेल के दो सेल्स बन जाते हैं. From a single cell, two cells are carried out, or two cells are formed. जो डीएनए है, डीएनए चूंकि जीन के अंदर होता है, genes are called the functional units of hereditary material or functional units of chromosomes, while the DNA is जो है it is called the hereditary material. इसमें वो इंफॉर्मेशन होती है which is to be transplanted, or which is to be transduced into the from nucleus to other to the ribosomes, where the information is carried by this DNA. Actually जीन्स फंक्शनल यूनिट्स होते हैं वो, और इसके अंदर डीएनए होता है, और डीएनए में इंफॉर्मेशन होती है फॉर कैरिंग द डिफरेंट for carrying the different activities, suppose formation of proteins inside the ribosomes. यहाँ से जीन डीएनए निकलता है और राइबोसोम्स तक पहुँच जाता है. तो राइबोसोम्स में क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन है, राइबोसोम्स जो डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे डिकोड होती है, और इससे प्रोटीन्स बनते हैं. डीएनए इज कॉल्ड हेरिडेटरी मटेरियल. जो पेरेंट सेल से या पेरेंट से जो ऑफस्प्रिंग जो इंफॉर्मेशन होती है वो इसी डीएनए में मौजूद होती है, और ये ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल. जो होते हैं these contain information to be transmitted to next generation. नेक्स्ट जनरेशन. तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं at the time of division, they are like ये स्ट्रैंड्स हमें नजर आते हैं. And these look like this. The centromere is one arm, this is the another arm, and these chromosomes look like this. What these chromosomes contain? इसमें जीन होता है, और जीन के अंदर प्रोटीन डीएनए होता है, और प्रोटीन्स होते हैं. जो ये डीएनए है डीएनए इज कॉल्ड द हेरिडिटरी मटेरियल. hereditary material.
डीएनए इज कॉल्ड द हेरिडिटरी मटेरियल, और इसमें इंफॉर्मेशन होती है। जीन जो है इट इज कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन is called functional unit of nucleus. It is called functional unit of DNA. अब जो न्यूक्लियस है it plays an important role in cell division. दूसरी बात कि सेल कैसी बननी चाहिए, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसकी क्या कैसी फॉर्म होनी चाहिए, along with the environment what kind of form the cell has, or what kind of structure or what kind of form the cell will take in future will be decided by the nucleus of the cell. What kind of form the cell has along with the environment. पहली बात कि ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल डिवीजन में, जो न्यूक्लियस होता है सेल का, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन. सेकंड कि व्हाट स्ट्रक्चर और व्हाट फॉर्म दिस सेल हैज along with the environment. This decision is taken by the nucleus, as nucleus contains chromosomes, and chromosomes, as I told, they seem like thread like structures बिल्कुल नज़र आते हैं at the time of cell division. तो इससे पहले जब वो सेल डिवाइड नहीं हुआ होता है वो क्रोमेटिन कहलाता है, उसमें इंटरवोवन थ्रेड्स होते हैं एक दूसरे से मिले होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, दिस इज़ द क्रोमेटिन. क्योंकि हम यहाँ पे डिस्टिंग्विश कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो कि सेल जो है ये along with the nucleus जो है along with the environment determine करता है what form the cell will appear after division, or what its future will be. It is determined by the nucleus, and nucleus contains chromosomes, chromosome contains genes, and inside the genes there is present DNA. DNA contains the information. DNA is a double stranded structure which contains the information in the form of base pairs, and that information is to be transduced from nucleus to the ribosomes, where it is determined why on ribosomes proteins are formed. That information and other cell organs are also involved in featuring the cell structure, future cell structure. Cell कैसी होगी, it is determined in the inside the nucleus of the cell. And nucleus has two important works, or I will say has two important roles. One important role is it plays an important role in cell division, and second is that it determines the form of the cell along with the environment. What is the form or structure, future structure of the cell, it is decided by the nucleus along with the environment.
अब जो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, क्योंकि ये बॉन्ड हुआ है सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जिनमें न्यूक्लियस, जिन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, उनको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। या यूं हम कहेंगे, जो कोई भी यूकैरियोटिक सेल है, उनमें जो न्यूक्लियस है दैट इज बॉन्ड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस है दैट इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जिन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, उनको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। जिन सेल्स के अराउंड में, जिन सेल्स के न्यूक्लियस के अराउंड में यानी कि इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, उनको हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। यू मीन्स ट्रू, यू का मतलब ट्रू, और कैरियोटिक का मतलब ये ग्रीक टर्म से कैरियन से निकला है, इट मीन्स न्यूक्लियस। That means the cells having nuclear membrane around the nucleus, are known as true cells, and true nucleated cells, or they are known as eukaryotic cells. ये तमाम प्लांट्स और एनिमल्स में पाया जाता है, जबकि कुछ सेल्स हैं जिनमें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, जैसे कि हमारे बैक्टीरिया है। जो बैक्टीरिया हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं। इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं। तो इनको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स इनको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो प्रो का मतलब हुआ प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोटिक कैरियन से निकला है, इसका मतलब हुआ न्यूक्लियस। That means they are having primitive nucleus on or undefined nucleus. Undefined nucleus, इसमें जो न्यूक्लियस होता है, बैक्टीरिया सेल है तो वो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। और इस न्यूक्लियस को हम, जो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, इसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस कहते हैं। That means this is the nucleus which is found inside the bacterial cells, and without it is without nuclear membrane, and it is
undefined, it is undefined in nucleus. And इसकी जो सबसे बड़ी चीज़ जो हम अगर हमें ये मालूम करना होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कितनी वैल्यू है या कितना इम्पोर्टेंट है, तो हम वायरसेस से ये पूरी तरह से देख सकते हैं कि वायरस जो हैं these are the dual structures, dual cells. These cells are dead when in contact with the non-living things, and they are living when in contact with the living things. तो यहाँ पे न्यूक्लियस जो है it is without nuclear membrane, it is not well defined, and most of the information, most of the functions of the bacterial cells are not carried by the nucleus, but it remains continuously with other cell organelles. कहीं कहीं पे क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी जो सेल मेम्ब्रेन है वो इन्वॉल्व रहता है फॉर डिफरेंट फंक्शंस. सपोज कुछ बैक्टीरिया हैं, सपोज साइनोबैक्टीरिया है, दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. और फोटोसिंथेसिस जो है, जो फोटोसिंथेसिस है that is carried out by chloroplasts. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो फोटोसिन जो सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है यही काम करते हैं as chloroplasts. The cell membrane of the bacteria acts as chloroplasts and helps the autotrophic bacteria for carrying out photosynthesis. Although chloroplasts are involved in photosynthesis, but we will see, and due to the lack or due to the primitive condition of the bacteria, different functions are carried out by other organelles which are not supposed for this kind of work. प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो लेक करते हैं मोस्ट ऑफ द अदर इम्पॉर्टेंट सेल वर्क्स और जो सेल फंक्शंस होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स लूज करते हैं. बहुत सारे डिफाइंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होती हैं, तो इस वजह से जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं तो ये लूज करते हैं डिफरेंट फंक्शंस, एंड दे आर कैरीड बाय अदर poorly developed organelles. सपोज प्रोकैरियोटिक सेल्स में फोटोसिंथेसिस जो है that is not carried out by plastids, as in case of यूकैरियोट्स कि यूकैरियोट्स में प्लास्टिड्स फोटोसिंथेसिस कैरी करते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में फोटोसिंथेसिस प्लास्टिड्स कैरी नहीं करते हैं, बल्कि ये सेल वेसिकल्स होते हैं या बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बैग लाइक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होते हैं. बैग लाइक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्लास्टिड्स नहीं बल्कि जो फोटोसिंथेसिस कैरी करते हैं. There is absence of plastids inside the prokaryotic cells, and instead of plastids, bag-like structures or vesicles. ये हो गया vesicles. तो vesicles carry out photosynthesis. That means prokaryotic cells जो cell organelles होती है prokaryotic cells में, they lost their ability
carry out many functions, but there are poorly developed organelles. As I have told you कि जैसे मैंने बताया कि photosynthesis जो है it is not being carried by the plastids which are meant for photosynthesis in case of eukaryotes, but there are bag-like structures which are known as vesicles or bag-like vesicles, and they carry out the photosynthesis. So prokaryotes are the primitive type of cells, while the eukaryotes are well-developed cells. Eukaryotes are found in multicellular organisms, almost all plants and animals, almost all plants and animals except some bacteria, where you will see primitive type of cells which carry out uh, uh, which have underdeveloped, underdefined different cell organelles, and they carry out this work, continuous work. Nucleus overall controls the cell activities which the cell carries out, for example cell division, and how the structure or the how the form of the cell should be. It is to be defined in future, what are its characters, how it will be made, at what its composition will be. It is determined by the nucleus of the cell. So nucleus plays an important role in hereditary material, which is DNA. DNA is inside the genes, and genes are over chromosomes, and just like the bead like structure जो हमारी तस्बीह होती है उस स्ट्रक्चर के जानब जैसे, और ये जो जब ये डिवाइड नहीं हुई होती है उस वक्त हम क्रोमोसोम्स को नहीं देख पाते हैं, तो उस वक्त ये क्रोमेटिन लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्रोमेटिन हो गया, इंटरवोवन स्ट्रक्चर्स होते हैं, थ्रेड लाइक इंटरवोवन स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब ये डिवाइड होता है, मीन इट इज at the junction of division which is going to about to divide the then हमें chromosomes दिखते हैं, they divide, and from one single cell two cells are formed by the process of meiosis and mitosis, which are different processes for cell division, and due to which the information carried to the different cell organelles comes from the nucleus of the cell. And with this we complete this topic. Thank you.